चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी टॉपिक है वीडियो नंबर 136, जिसमें पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात कर रहे थे, और ये आपका पार्ट नंबर 2 रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। इसमें जानने की बहुत सारी चीज़ें हैं, किस तरीके से हमारी कंटेम्प्ट ऑफ हाउस, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, इन सब के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूँ दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपनी इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। अगर बात करें आज के टॉपिक की, तो क्या क्या टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं उसको जरा यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहली जो हम टॉपिक इसमें कवर करेंगे कि भाई पार्लियामेंट्री प्रिविलेज में ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस, यानी कि प्रिविलेज को जो भी अधिकार है, मेन अधिकार है, विशेष अधिकार है, उसकी ब्रीच कैसे होती है, और इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट ऑफ हाउस को भी यहाँ पे समझने की जो है कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस को भी समझने की कोशिश करेंगे। ये कंटेम्प्ट लिखा है, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस को समझने की यहाँ पे जो है कोशिश करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे सोर्स ऑफ प्रिविलेजेस की। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये है कंटेम्प्ट ऑफ हाउस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें, कोई भी इंडिविजुअल हो या अथॉरिटी हो, ठीक है, अगर किसी तरीके के प्रिविलेज यानी कि विशेष अधिकार हो गया, राइट्स हो गया, ये इम्यूनिटीज वगैरह हो गया, या तो किसी तरीके से भी उसके ऊपर क्या करता है, उसको डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे आपके जो भी मेंबर हो, ठीक है, यानी कि कलेक्टिव मेंबर हो। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने बात किए थे कि जो प्रिविलेजेस होता है वो दो लोगों को मिलता है। प्रिविलेजेस जो होते हैं वो दो को मिलते हैं। किन किन को? एक तो होती है भैया इंडिविजुअल प्रिविलेज, दो तरह की प्रिविलेज होती है, एक इंडिविजुअल प्रिविलेज और दूसरी होती है आपकी कलेक्टिव प्रिविलेज। कलेक्टिव मतलब सभी मंत्री परिषद को, यानी कि सभी जो भी लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर होते हैं उन सबको यहाँ पे कलेक्टिवली मिलते हैं। तो कलेक्टिव प्रिविलेज होता है और एक इंडिविजुअल प्रिविलेज होता है। तो हम दोनों प्रिविलेज की यहाँ पे लेके बात करते हैं। जब कोई भी इंडिविजुअल या अथॉरिटी वो अगर अटैक करता है किसी तरीके के प्रिविलेजेस के ऊपर, राइट्स के ऊपर, इम्यूनिटी के ऊपर, चाहे वो मेंबर हो, इंडिविजुअल मेंबर हो, या फिर कलेक्टिव कैपेसिटी में कोई भी मेंबर हो, तो उन दोनों के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या कहा जाता है कि वो एक तरह का ऑफेंस कर रहे हैं। और किस तरीके का ऑफेंस कर रहे हैं? ये जो ऑफेंस हो रही है, ये हो रही है भैया ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की। किस तरह की ब्रीच कर रहे हैं? यानी कि प्रिविलेज को, यहाँ पे विशेष अधिकार को क्या कर रहे हैं? भंग कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। इस चीज की जो है यहाँ पे बात होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस समझ में आ गया होगा। और ये जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस होता है, इसके वजह से उनको पनिशेबल भी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? पनिशेबल भी किया जा सकता है। किसके द्वारा? जो भी हाउस है, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा जो है पनिशेबल यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। अब ये तो हो गई क्या आपकी ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस के बारे में। अब बात करते हैं हम जरा कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ हाउस के बारे में। जरा इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस का मतलब क्या है? कोई भी एक्ट हो या कोई भी ओमिशंस वगैरह हो, कोई भी किसी तरीके के काम, यानी कि कोई भी जो पार्लियामेंट के मेंबर है, ठीक है, इसके मेंबर हो गए या ऑफिसर्स हो गए, इन्होंने किसी पार्लियामेंट के काम में रुकावट डाली, ठीक है, किसी तरीके के इनके जो काम होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उनके परफॉर्मेंस में क्या कर रहे हैं? बाधा बन के निकल रहे हैं। ठीक है, जिससे कि यहाँ पे आप देख रहे हो जो पार्लियामेंट है उसमें किसी तरीके के ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जिसके वजह से यहाँ जो पार्लियामेंट का जो फंक्शन होना है, वो फंक्शन जो है सही तरीके से नहीं होता है, यानी कि राइट वे फंक्शन जो है वो नहीं कर पाते। तो इस केस में हम क्या जानते हैं कि इससे जो पार्लियामेंट्री फंक्शन है उसको क्या हो रहा है, एक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से इनके फंक्शन को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्टली बात करें या फिर इनडायरेक्टली तौर पे यहाँ पे जो मेंबर्स है या फिर जो अथॉरिटी है वो क्या कर रही है, इसकी डिग्निटी को खराब कर रही है, इसकी अथॉरिटी को खराब कर रही है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो मेंबर है या फिर जो आपके जो भी उसके हिस्से हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं हाउस की। यानी कि जो वो कोई भी हाउस हो, चाहे वो लोकसभा का हाउस हो या राज्यसभा का हाउस हो, तो उसकी क्या हो रही है, यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट हो रही है, यानी कि उनके कामों में क्या डाली जा रही है, बाधा यहाँ पे डाली जा रही है। तो जिसके वजह से हम कह सकते हैं यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन जो है, यानी कि एक बाधा जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टली तौर पे हो, चाहे वो इनडायरेक्टली तौर पे हो। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटेम्प्ट ऑफ
हाउस कहते हैं। ये चीज आपके किसमें और किस कॉन्सेप्ट में आता है भैया, जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात होती है, वहां अगर कोर्ट की चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, उसमें भी अगर बाधा डालने का काम करते हैं तो वहां पे जो जजेस होते हैं वो क्या कर सकते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस को भी इनिशिएट कर सकते हैं उस केस में। जब हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे भी इस चीज को देखेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो आई होप कि आपको कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस जो है क्लियर हुआ होगा। देखिए, हालांकि हमने दो फ्रेजेस को पढ़े हैं यहाँ पे। पहली है कि भाई ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस क्या है, एक तो है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। इसके जो नोट्स है, आपको हैंड रिटन नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है मिल जाएंगे, प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस है, उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस है, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस। हमने इन दो कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा है, इन दो फ्रेज के बारे में पढ़ा है। ठीक है, दोनों को समझ लिए। तो यहाँ पे जो हम यूज करते हैं, कभी कभी हम लोग क्या कह देते हैं, ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस को कंटेम्प्ट ऑफ हाउस भी कहते हैं और कंटेम्प्ट ऑफ हाउस को ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस भी कहते हैं। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इनको डिफरेंट तरीके से अपने सुविधा अनुसार क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए, एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस हो सकता है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस हो सकता है। उसी तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ हाउस में भी क्या हो सकता है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस भी इंक्लूडेड हो सकता है। यानी कि हम वाइस वर्सा की हम बात करते हैं। यानी कि अगर कोई इंसान अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कर रहा है तो एक तरह का हम कह सकते हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस कर रहा है, और कंटेम्प्ट ऑफ हाउस कर रहा है तो इसका मतलब वो ब्रीच भी कर रहा है जो भी उसको विशेष अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, तो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस एक अगर देखा जाए, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस की अगर मैं बात करूं तो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस एक वाइडर टर्म में यूज की जाती है। वहीं पे अगर हम बात करें, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस जो है एक वाइडर इम्प्लीकेशन है, जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ हाउस के अंदर एक स्पेसिफिकली हम बात करें, एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। यानी कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इसका मतलब नहीं, इसमें ये वाला जो है थोड़ा कम पावरफुली ये वाला जाता है। हम वैसे तो दोनों इसके कहने का मतलब है कि कंटेम्प्ट ऑफ हाउस की जगह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की जगह कंटेम्प्ट ऑफ हाउस यूज करते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा पावर की बात करें तो हम कंटेम्प्ट ऑफ हाउस के अंदर में एक छोटे से पार्ट को देखते हैं, ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस को। लेकिन ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस में इतना छोटा पार्ट नहीं है, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ हाउस एक अपने आप में एक वाइडर टर्म है। कैसा टर्म है, वाइडर टर्म है, ये काफ़ी बड़ी मानी जाती है। जबकि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या होती है, एक विशेष अधिकार की ब्रीच करना होती है। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ हाउस में बहुत सारी और भी चीजें इंक्लूडेड हो जाती है। जब मैं बात करूंगा सोर्स ऑफ प्रिविलेज की तब आपको और क्लियर हो जाएगी। देखिए, तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, उसी प्रकार जो एक्शन जो कि इस तरह की स्पेशल प्रिविलेजेस को ब्रीच नहीं करते, ठीक है, लेकिन ऑफेंस होते हैं किस वजह से, आपके डिग्निटी और अथॉरिटी ऑफ हाउस के, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसी कोई चीज जो हाउस को ब्रीच नहीं मतलब प्रिविलेजेस को ब्रीच नहीं करते, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, नॉट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, कोई ऐसी चीज है जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं है, लेकिन वहां पे कहने का मतलब ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मतलब स्पेशल प्रिविलेज, कोई भी एक स्पेशल प्रिविलेज हो उसको ब्रीच नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो डिग्निटी है, या पार्लियामेंट के हम कहें, पार्लियामेंट की डिग्निटी और अथॉरिटी को अगर खराब करते हुए नजर आते हैं, अथॉरिटी को खराब करते हुए नजर आते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस जो है कहेंगे, ना कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। यहाँ पे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पार्लियामेंट की अथॉरिटी और डिग्निटी को खराब हो रही है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रीच ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ हाउस जो है यहाँ पे कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे जो भी लेजिटिमेट ऑर्डर होता है, जैसे एक हाउस ने, किसी हाउस ने एक ऑर्डर पास किया, कोई लेजिटिमेट हाउस पास किया, लेजिटिमेट एक वैध ऑर्डर को जो है पास किया। अब उसको क्या होता है, लेजिटिमेट ऑर्डर को पास करा, लेकिन ये ब्रीच तो नहीं कर रहा है, ये जो ऑर्डर है ये यहाँ पे ब्रीच नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब प्रिविलेज को ब्रीच नहीं कर रहा है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, नॉट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, प्रिविलेज को यहाँ पे ब्रीच नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई एक मेंबर जो है या फिर हाउस के कोई भी पर्सन ने इस चीज को लेजिटिमेट ऑर्डर को क्या कर दिया, यहाँ पे मानने से मना कर दिया है, मानने से मना कर दिया, यानी कि डिसओबीडियंस दिखाया है। ठीक है, डिसओबीडियंस दिखा रहा है, लेकिन वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे बट तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं है, बट कंटेम्प्ट ऑफ हाउस जो है यहाँ पे हो रहा है। तो इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस कहेंगे।
और इस कंटेम्प्ट ऑफ हाउस में इस चीज को क्या किया जाता है, पनिशेबल किया जाता है, पनिशेबल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपके ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे है हमारा सोर्स ऑफ प्रिविलेजेस की। देखिए ओरिजिनली अगर देखा जाए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 105 क्या बताता है कि एक्सप्रेस करता है दो प्रिविलेजेस को। ठीक है, कितने प्रिविलेज को, टू प्रिविलेजेस को, दो प्रिविलेजेस को यहाँ पे प्रेफर करता है। अब ये जो दो प्रिविलेजेस हैं, ठीक है, ये जो सोर्स ऑफ प्रिविलेजेस में जो दो प्रिविलेज है कौन कौन से थे, एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच था, फ्रीडम ऑफ प्रिविलेज, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और दूसरी थी आपकी कि राइट ऑफ पब्लिकेशन, राइट्स ऑफ पब्लिकेशन। इन दोनों के बारे में मैंने यहाँ पिछली क्लास में बताया है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो अगर नहीं देखे हो तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो इन दोनों प्रिविलेजेस की जो है 105 में बात की गई थी। तो बाकी प्रिविलेजेस का क्या, जो बाकी आपको कलेक्टिव प्रिविलेजेस में जिसमें मैंने 8 पॉइंट बताए थे और इंडिविजुअल प्रिविलेज में 3 पॉइंट बताए थे, यानी कि टोटल 11 प्रिविलेज, वो कहाँ थे? जब आपके 105 आर्टिकल में 2 प्रिविलेज को दिखाया गया तो बाकी 9 प्रिविलेज गए तो गए कहाँ? तो भैया यहाँ पे जो दूसरे प्रिविलेज थे वो क्या करते थे, वो प्रोवाइड करते थे, वो कहते थे कि भाई आर्टिकल 105 में सीधा ये बता दिया गया था कि जो भी ब्रिटिश ऑफ हाउस कॉमन्स, हाउस ऑफ ब्रिटिश में जो हाउस ऑफ कॉमन्स फॉलो करते हैं प्रिविलेज के लिए, हम उसको क्या करते हैं, प्रिविलेज में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, उसको कमेटी, चाहे वो हाउस ऑफ कॉमन्स हो या उसकी कमेटीज हो या मेंबर हो, जो भी 26 जनवरी 1950 से हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर में सिर्फ ये बात लिखी गई थी कि ये 9 जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स या कमेटी या फिर आपके जो भी इसके मेंबर फॉलो करते हैं उस चीज़ को करेंगे, लेकिन प्रिविलेज सिर्फ इन दोनों को ही आपके 26 जनवरी 1950 को सिर्फ यही 2 प्रिविलेज था और बाकी जो प्रिविलेज है उसको एक्स्ट्रा इसमें बताया गया था। लेकिन फिर क्या हुआ, इसको सही तरीके से डिफाइन करने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। तो उसमें 1978 में जब ये एक्ट लाया गया, ठीक है, ध्यान रखना 1978 में जब ये एक्ट लाया गया तो ये हाउस ऑफ कॉमन्स को हटा के सिर्फ यहाँ पे कह दिया गया कि जो भी अदर प्रिविलेजेस है, ईच ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इट्स कमेटी एंड मेंबर, सिर्फ यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स को यहाँ पे सिर्फ हटा दिया गया और बाकी सारी चीजें, जो चीजें इंक्लूडेड थी हाउस ऑफ कॉमन्स में, कहने का मतलब एक हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पे अमेंडमेंट करके उस हाउस ऑफ कॉमन्स को हटा के यहाँ पे हम कह दिए जो भी हमारे पार्लियामेंट के हिसाब से होगा उसको हमने यहाँ पे जोड़ दिया। हमने यहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स को हटा के हमने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, पार्लियामेंट जोड़ दिया। ठीक है, बस, लेकिन लैंग्वेज वही रहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू पब्लिकेशन, ये तो दोनों रहे ही रहे, बस यहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स की कमेटीज, उनके मेंबर्स, उनको हटा के हमने यहाँ पे अपने पार्लियामेंट के नाम लिख दिया। बाकी ये 9 के 9 जो है वो इसके अंदर में इंक्लूड हो गए, वो किसके अंदर में, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बार और मैं आपको क्लियरिफाई कर देता हूँ कि भाई जब 1950 के टाइम पे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट हुआ तो उस टाइम पे सिर्फ 2 प्रिविलेज थे, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच था और राइट ऑफ पब्लिकेशन था। लेकिन जो बाकी 9 ये थे, अभी मैंने जो आपको समझाया कि भाई लास्ट वीडियो में अगर आपने नहीं देखे हो तो उसमें मैंने 11 प्रिविलेजेस के बारे में बताया, तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही प्रिविलेज है, तो बाकी 9 प्रिविलेज किसमें थे, आपके बाकी 9 प्रिविलेज हाउस ऑफ कॉमन्स को रेफरेंस के तौर पे यूज किया गया था, वर्बली तौर पे हाउस ऑफ कॉमन्स के रेफरेंस के तौर पे यूज किया गया था। लेकिन उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर में हाउस ऑफ कॉमन्स को हटा के आपके पार्लियामेंट जोड़ दिया गया, जिसके कारण से जो भी पार्लियामेंट की ब्रीच करेगा तो वो 9 के 9 जो है वो किस में आ जाएंगे, आपके पार्लियामेंट के अंदर में इंक्लूड हो जाएगा। और इसको डिफाइन किया गया था बाय पार्लियामेंट। ठीक है, 20 जून 1979 को ये डिफाइन किया गया, जो भी पार्लियामेंट में डिसाइड करेंगे ये 9 प्रिविलेज, वो प्रिविलेज अब इंक्लूड होगा, अदरवाइज आप हाउस ऑफ कॉमन्स को
हटा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा जो भी डिफाइन होगा, इसका मतलब है जो पोजीशन है दूसरे प्रिविलेजेस के वो एक्चुअली सेम रहे। दूसरे शब्दों में कहे जो अमेंडमेंट है वो केवल वर्बली चेंज लाया, ड्रॉपिंग ए डायरेक्ट रेफरेंस ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स को हटा के, यानी कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स को हटा के वहां सिर्फ आपका क्या जोड़ दिया गया, पार्लियामेंट जोड़ दिया गया और कुछ नहीं, बस यही चीज इसमें इंक्लूड किया गया, ठीक है। और ये नोट करने के लिए बात यह है कि अभी तक देखा जाए कोई इस तरीके के स्पेशली लॉ नहीं लाया गया है जो इन प्रिविलेजेस को क्या किया गया, कोडिफाई किया गया, यानी कि कोई इस तरीके के स्पेशल आपका कोई लॉ नहीं लाया गया है जो इन प्रिविलेजेस को, जो भी ये प्रिविलेजेस मिले हुए हैं उसको इजिली क्या किया जाए, कोडिफाइड किया जाए, ठीक है। तो स्पेशली कोई लॉ नहीं लाया गया है, ये बस बताया गया है कि आपको वर्बली तौर पे बताया गया कि पार्लियामेंट को जैसा लगता है उस हिसाब से वो काम कर सकता है। अब इसमें जो इस पे कोई लाया नहीं गया, जो इन्होंने क्या बताया कि पार्लियामेंट के द्वारा जो बताया जाएगा। अब पार्लियामेंट के कुछ सोर्सेज के वजह से हमें ये प्रिविलेजेस के बारे में जो है जानकारी मिलती है। अब पार्लियामेंट की क्या सोर्सेज है, सबसे पहला सोर्सेज है भैया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, तो वो आपके प्रिविलेजेस में आते हैं। उसके बाद जो अलग अलग लॉज, वेरियस लॉज मेड बाय पार्लियामेंट के द्वारा जो अलग अलग लॉज को बनाया जाता है, उसके वजह से जो प्रिविलेजेस में अगर या कंटेम्प्ट ऑफ हाउस होता है तो भी उसको इंक्लूड किया जाएगा। इसके बाद रूल्स ऑफ दी बोथ हाउस, रूल्स ऑफ बोथ दी हाउस, दोनों हाउस की जो रूल्स होती है उनको अगर ब्रीच किया जाएगा तो ब्रीच माना जाएगा या कंटेम्प्ट माना जाएगा। चौथी चीज़ है पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। पार्लियामेंट के द्वारा अगर कोई कन्वेंशन बनाया गया है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन अगर कोई बनाया गया और उसको ब्रीच करते हैं, कंटेम्प्ट करते हैं, तो वो कंटेम्प्ट के केस में आ जाएगा। उसके बाद जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, तो इन सब के बाद, इन सब के सोर्सेज के आधार पे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे प्रिविलेज और कंटेम्प्ट को जो है डिसाइड करते हैं। तो आई होप कि आपको जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज या कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस और सोर्स ऑफ प्रिविलेज के बारे में जो कि टॉपिक में आता है आपके पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, क्लियर हुआ होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे जो आपके लास्ट टॉपिक सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट के बाद, और इसके बाद ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और किसी तरीके की क्वेरीज है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।